पॉलिटिक्स खत्म। अब आते हैं इधर हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री कल्चर में एक तो पहला आएगा कल्चर। कल्चर में क्या पढ़ना है अभी हम देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, न्यू एनसीईआरटी और ईशानी पंड्या के लेक्चर और पावर पॉइंट सीरीज। फिर आएगा एंशिएंट मीडिवल, तो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, तमिलनाडु की किताबें, न्यू एनसीईआरटी। फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, तमिलनाडु की किताबें पढ़नी है, ल्यूसेंट जी के हाँ देख लो। स्पेक्ट्रम भी देखना है, बिपिन चंद्रा भी देखना है। क्यों? अभी हम सैंपल एमसीक्यू से देखेंगे। कम से कम इतना तो देखना है। उसके बाद समय मिले तो जाके सुमित सरकार पढ़ सकते हो, प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हो, XYZ जो दूसरी आपको किताबें मिले। जो आशिक होते हैं वो पहले सवाल ये लेके आते हैं, सर ये सुमित सरकार पढ़ोगी, प्लासी टू पार्टी। भाई पहले आप ये खत्म करिए, तब जाके आपकी प्रीलिम क्लियर होगी, तब जाके मेंस देनी पड़ी, तब जाके यहाँ पर अच्छे बॉर्डर पॉइंट्स है। आई अग्री, प्लासी टू पार्टीशन में अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं जो कि बिपिन चंद्रा या कहीं और पे नहीं, बट वो सब बाद में, पहले इतना करिए। और फिर मुख्य परीक्षा के लिए क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री और भारत आजादी के बाद कल्चर। कल्चर जो मैंने बताया कि 2014 में 14 सवाल पूछे गए और काफी टफ टाइप के थे। अब वो पागलपन यूपीएससी ने छोड़ दिया। 2015 में 3 सवाल और उसमें से 2 तो काफी आराम से सॉल्व हो सकते हैं। क्यों आराम से सॉल्व हो सकते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 2015 के एक एमसीक्यू, कलमकारी पेंटिंग क्या होती है? हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ये एनआईयूएस का कल्चर का जो मटेरियल है उसका चैप्टर 11 पेज 161 पे सीधा दिया, तो आसान सवाल है। फिर वो वहां पर पूछा गया 2015 में ही कल्चर का कि इनमें से कौन सी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अभी अभी दिया गया। ठीक, तो ये मार्च 2015 में ही मैटर आया था और PIL वगैरह चला, तो जवाब है ओडिया। तो जो मैंने बताया 3 सवाल, उसमें से 2 तो आराम से हल हो सकते हैं। न्यूज पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर एक दुखद घटना जो हुई, मृणालिनी साराभाई पास अवे। ठीक, तो अब ये आर्टिकल कैसे आप इंटरप्रेट करोगे? शी वॉज प्रोफिशिएंट इन भरतनाट्यम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। तो पहले तो कि ये कौन कौन से राज्य से एसोसिएट हैं और इनमें आपस में क्या फर्क है। फिर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के अंडर में शिक्षण लिया था। उनके हस्बैंड विक्रम साराभाई स्पेस पायनियर। ठीक, विक्रम साराभाई के फादर अंबालाल साराभाई वो महात्मा गांधी के पेट्रन थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो उसका भी कुछ एमसीक्यू वगैरह निकल सकता है। और ये जो मृणालिनी साराभाई, उनके भी फादर अमू स्वामीनाथन, वो भी एक नोटेबल फ्रीडम फाइटर थे। अब क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उतना सर्च करना चाहिए। अगेन कॉस्ट बेनिफिट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि पर्सन इन न्यूज नहीं पूछते तो मैं संपूर्ण रूप से उसे इग्नोर करूं ना, ये तो देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में सरकारी एड भी देखनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पर कुछ नई फाइल्स डिस्क्लोज की गई। किसने की? प्रधानमंत्री ने। कहां से की? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सिंबल क्या है? ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ईयरबुक टाइप के जो सवाल निकलते हैं, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, इट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग या कल्चर। तो ये अपने को यहाँ से मिलेगा। अगेन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ पढ़ते रहो। आजकल एक ये चल रहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी कोई चोरी की गई मूर्ति देवानंद की फिल्मों के जमाने से प्रेमनाथ ने भेजी हो, वो सब अब वापस लाने की तैयारी चल रही है। तो अब ये कि चोला एरा आइडल्स फाउंड इन यूएस कस्टडी दे बिलोंग टू विल्लुपुरम टेम्पल, तो फिर मैं विकिपीडिया में विल्लुपुरम टेम्पल किधर है और वो कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी बैड। बट हाँ दूसरा पढ़ना चाहिए। आप ये पाएंगे मीडिवल मध्यकालीन समाज के बारे में एमसीक्यू निकलते हैं, तो उस हिसाब से थोड़े आप पाएंगे। एक अभी रिसेंटली आर्टिकल आया कि पहले अपर कास्ट कम्युनिटीज एंडोगेमी, मतलब कि अपनी ही कास्ट में मैरिज करना है, राइट। ये कब से चल रहा है? ये गुप्ता, हिंदू गुप्ता पीरियड से, ये मतलब 1500 साल पहले से ये शुरू हुई। तो इस प्रकार के आप पिछले 2 सालों में पाएंगे कि मध्यकालीन सोसाइटी के बारे में कुछ सवाल निकल रहे हैं। तो हाँ, ये अपने लिए काम का एक फैक्टोइड हो गया। अब बाकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या देखना चाहिए? तो सीसीआरटी इंडिया और विकिपीडिया में फॉर एग्जांपल मोहिनीअट्टम, तो वो कैसा होता है, उसके क्या क्या नोटेबल चीजें हैं। बट ये सारा सीसीआरटी तो उसके 50 वेब पेज आप सेव करने जाओ या विकिपीडिया के उतने नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वहां से जितनी जितनी काम की चीजें थी वो ईशानी पंड्या मैम का जो भी लेक्चर सीरीज और पावर पॉइंट बने उसमें वो सारी चीजें कवर वापस हो गई हैं। सो बेटर कि आप ये 3 जो वीडियो थे और उसके एसोसिएट पावर पॉइंट वो आप देख लें, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो कल्चर में क्या करना है? एक तो एनआईयूएस करना है, यस। द हिंदू पढ़ना है, यस। ईशानी पंड्या का ये लेक्चर सीरीज। सीसीआरटी की जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम की एक, इसलिए सीसीआरटी एक अच्छी वेबसाइट है, बट वो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मार्शल डांसेस या XYZ, वो सारा कवर कर लिया है। स्पेक्ट्रम की आर्ट एंड कल्चर की किताब आती थी, पहले सवाल निकलते थे, आजकल उतना वो कॉस्ट बेनिफिट रहा नहीं।
नई एनसीईआरटी भी आपने पढ़नी चाहिए, वहां ये हड़प्पा संस्कृति और वो सब मिल जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये कर लिया और सारी चीजें हम सॉल्व कर पाएंगे। 2015 के एमसीक्यू, क्योंकि ये 4 हैं, लिंगराज टेम्पल, रॉक कट एलिफेंट, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम और वराह इमेज ऑफ उदयगिरी, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो अब इतना डिटेल में तो कहीं दिया पर भी नहीं है, आपने अलग अलग गूगल बुक सर्च करो तब जाके पता चलेगा कि ओके रॉक कट एलिफेंट वो बिफोर क्राइस्ट था तो वो जवाब होगा, बट कॉस्ट बेनिफिट इज बैड। तो मतलब कल्चर बोल के पूरा दिन ये करते रहो, ये मत करो। कल्चर इज क्लियर। एंशिएंट मिडिवल पे चलते हैं। पढ़ना चाहिए क्या? तमिलनाडु क्लास 11 और 12 की टेक्स्ट बुक वो इंग्लिश में पीडीएफ में है, यहाँ पर भी है, वेबसाइट पे भी है। एंशिएंट मिडिवल बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है क्लास 11 में। क्लास 12 के अंदर आएगी फ्रीडम स्ट्रगल और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री तो पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है, वो अलग से हम अभी बात करेंगे, बट यहाँ पर भी आप ओवरव्यू ले सकते हो क्यों पढ़ना है। 2015 के एमसीक्यू पूछा गया यूपीएससी ने, इनमें से कौन से राजा ने रिवर कृष्णा पे अपना नया किंगडम बनाया? जवाब इज हरिहर 1, और ये क्लास 11 में सीधे से दिया गया है। अब ऐसी चीजें आपको जनरल स्टडीज मैनुअल पुरानी एनसीईआरटी हर एक जगह पे मिलेंगी, बट जितना फ्लूइडली इसने कवर किया है वो कहीं और नहीं। तो ये आप एक देख लीजिए। पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्या? कॉस्ट बेनिफिट इज रादर बैड। 2015 एमसीक्यू पूछा गया कि भारत में बाबर के आगमन से क्या हुआ? स्टेटमेंट 1, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ। स्टेटमेंट 2, आर्क एंड डोम टाइप के आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। और तीसरा, तिमरूड डायनेस्टी का यहाँ स्थापना हुई। अब इसका जवाब आपको कहाँ पे मिलेगा? नई एनसीईआरटी में तो ये बातें मेरे ख्याल से है ही नहीं। इवन अपना तमिलनाडु में भी वो उतना डिटेल में नहीं कवर किया, बट पुरानी एनसीईआरटी जो मिडिवल हिस्ट्री रिलेटेड है, सतीश चंद्रा, वहां पर आपको पाएंगे कि पहला उसने अपने चैप्टर्स में लिखा है कि अपेरेंटली गन पाउडर वॉज नोन टू इंडिया। ये बाबर वाली बात वो कर रहा है, बट इट्स यूज फॉर मिलिट्री बिकम कॉमन आफ्टर द एडवेंट ऑफ बाबर। मतलब बाबर के आने से पहले भी हमको गन पाउडर तो मालूम था, लेकिन उसका मिलिट्री का प्रयोग वो उसके बाद में शुरू हुआ। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया कि उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ, नहीं। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि उसी सतीश चंद्रा ने लिखा है कि आर्क एंड डोम वेर ऑल्सो नोन टू इंडियंस बट दे वेर नॉट यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। मतलब हाँ, छोटा मोटा कोई ना कोई तो बनाता होगा। तो उस हिसाब से आप एलिमिनेशन से चलो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो मतलब जाओ 3 ओनली। बट द कॉस्ट बेनिफिट की सलाह इतना कौन याद रखेगा? तो बाबर, फिर हुमायूं, सुल्तान, XYZ। सो आवश्यकता नहीं। तो पुरानी एनसीईआरटी की जो बातें चलती हैं, देखिए ज्योग्राफी की आवश्यकता नहीं, बिकॉज आई सेड यूएसएसआर और वेस्ट ईस्ट जर्मनी, लोकेशन फैक्टर बहुत चेंज हो गए। राजधानी में हमने नया नया जो भी डेवलपमेंट है कवर कर लिया है। एनसीईआरटी पुरानी इकोनॉमी, वो भी उतना टेक्निकल वो फॉर्मूला वगैरह में जाता है, अभी काम का नहीं है। आजकल जो ट्रेंड चलता है इकोनॉमिक सर्वे और उसके आसपास चलो, पर्याप्त है। साइंस के अंदर नई एनसीईआरटी से सवाल सॉल्व हो जाता है। और मैंने जो बताया एनसीईआरटी से पिंच हायर अभी चल रहा है, H1N1 और जो भी नई बातें, तो वो यहाँ पर ये पुरानी एनसीईआरटी आपको मदद नहीं करेगी। हिस्ट्री की बात है, हाँ इस प्रकार के ये बाबर हुमायूं के सवाल आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, बट तमिलनाडु स्टेट बुक का लिए जनरल स्टडीज मैनुअल तो वो पर्याप्त है। फिर भी अगर इच्छा हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली आप देख सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। नई एनसीईआरटी तो हाँ पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री की भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, इकोनॉमी भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी भी पढ़ो, और वो तो काम की चीजें हैं। फिर भी अगर किसी को इच्छा हो जाए कि बस मुझे तो ये पढ़ना ही है, तो फ्लिपकार्ट पे मिलती है पुरानी एनसीईआरटी। ऑक्सफोर्ड ने राइट कर दिया तो एंशिएंट RS शर्मा हो गया, ओरियन ब्लैक स्वान का सतीश चंद्रा मिडिवल हो गया, और बिपिन चंद्रा मॉडर्न हो गया, और अर्जुन देव हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हो गया। लेकिन अगर कंबाइन करोगे एक मेरे ख्याल से 1200 रुपए तक का हो जाएगा, और बाबर याद किया तो फिर और कितने याद करोगे? कॉस्ट बेनिफिट इज रादर बैड। ठीक, तो ये थोड़ा एंशिएंट मिडिवल हमने समझ लिया। अभी इधर आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में क्या, ये 4 चीजें पढ़नी है। पहला 2015 के एमसीक्यू देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। दोनों सही है, दोनों गलत है। अब ये क्या हुआ, जीके फैक्टॉइड, और ये अपने को आराम से मिल जाता था ड्यूशन जनरल नॉलेज में, और इसका जवाब मेरे ख्याल से कि केवल ये दूसरा वाक्य ही सही है, पहला गलत है। क्योंकि पहली महिला की बात करोगे तो वो आएगी एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला तो हो सकता है सरोजिनी नायडू, तो ये हो गया ल्यूसेंट, इसलिए पढ़ना है। स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर, और अगर हिंदी या गुजराती में आपको परीक्षा देनी है मुख्य परीक्षा, तो उसकी हिंदी एडिशन, दैट इज आधुनिक भारत का इतिहास। ये क्यों पढ़ना है? 2015 के एमसीक्यू निकले, आपको 2-3 इकोनॉमिक्स के नाम दिए गए थे, और नेम द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये दादा भाई नवरोजी XY, तो वो पेज 61 पे था।
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच स्प्लिट हुआ, वो कौन सी मूवमेंट के चलते हुआ? दैट वाज आई थिंक स्वदेशी मूवमेंट। तो ये पूरा स्टेटमेंट वहां पे दिया है 89 पेज पे। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, तो वो भी सवाल हल हो सकता है। मतलब 3 सवाल आराम से हो सकते थे। बिपिन चंद्रा क्यों पढ़नी चाहिए? इसी 2015 की एमसीक्यू में पूछा गया कि तांजोर कोस्ट पे जाके ये जो था उसे किसने ब्रेक किया? जवाब है सी राजगोपालाचारी। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है। दूसरे में मेरे ख्याल से ये नहीं दिया इतना डिटेल, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये करके गए और आराम से अपना गाड़ी चल जाएगी। 2015 में ही पूछ लिया। रोलेट सत्याग्रह के बारे में ये विधान देखिए। पहला कि सीडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से रोलेट एक्ट बनाया गया था। दूसरा विधान कि गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग के जो व्यक्ति थे उनको भी मदद लिया। तीसरा, साइमन कमीशन आने पे जो धरना प्रदर्शन हुआ और रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, तो वो दोनों एक ही टाइम फ्रेम पे कोइंसाइड कर रहे थे। 3 स्टेटमेंट थे और आपने सही स्टेटमेंट पकड़ने थे। अब ये जो सवाल अगर सॉल्व करना भी हो तो आपको स्पेक्ट्रम और बिपिन दोनों का रट्टा मारा हो सकता था, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड इज राइट कि हाँ, गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के दौरान होम रूल लीग के जो नेता थे उनका उपयोग किया। फर्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन आया और ये जो रोलेट सत्याग्रह उनका टाइम फ्रेम अलग था, तो ऐसा नहीं कि दोनों के धरना प्रदर्शन कोइंसाइड हुआ। ठीक, तो मतलब उस प्रकार से अगर आप एबोलिश करोगे तो जवाब मिलेगा। बट अगेन एज यू कैन सी द कॉस्ट बेनिफिट एक हद से बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए क्या? मुख्य परीक्षा में एक तो आजादी से पहले का इतिहास करना है और आजादी के बाद का भी भारत का इतिहास। तो सिलेक्टिव आप चैप्टर्स देख लीजिए बिपिन चंद्रा के। ठीक, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आता है? जैन एंड माथुर, बट बहुत मोटी किताब, कॉस्ट बेनिफिट इज रादर लो। उतने सारे आजकल सवाल अपने को देखने को नहीं मिलते। नॉर्मन लुवे की किताब आती है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, अच्छी किताब है। केवल एक खामी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वो शुरू करता है, तो उससे पहले जो हुआ मतलब इंपीरियलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक, अफ्रीका वगैरह में जो उनको कैप्चर किया गया, कॉलोनाइजेशन, वो सारी आपने करनी पड़ेगी। तो वो किधर से होगा? पुरानी वाली एनसीईआरटी से। तो अर्जुन देव आप देख सकते हो नॉर्मल वे, और मेरे हिस्ट्री सेक्शन में भी थोड़ा माल आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपने करना है। और हिंदू भी देखते रहना है। कैसे? अफ्रीका के अंदर कोलोनाइजेशन हो रहा था, तो एक आदमी था सीसिल रोड्स, वो अपने आप को फिलांथ्रोपिस्ट एंटरप्रेन्योर बताता था, बट ही ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द ब्लैक पीपल। तो अब उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टैचू है और लोग ये बोल रहे हैं कि उसको उधर से उसका स्टैचू निकाल दो, क्योंकि वो तो उसने बहुत ज्यादतियां की थी। तो एक मैटर छोटा सा हो गया। हो सकता है इसको एक्सट्रापोलेट करके कुछ पूछा जाए, एक बात मुख्य परीक्षा में। दूसरा, अपने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी मेमोरीज का 2nd वॉल्यूम पब्लिश किया और उन्होंने लिखा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के उसका मतलब कंप्लीशन की जो विक्ट्री डे परेड है उसमें भारत को अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। और क्यों नहीं भेजनी चाहिए उसके उसने कारण दिए कि अपने सुभाष चंद्र बोस ने तो ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़े थे, तो वो ब्रिटिश जीत गए, तो हम अपनी सेना की उधर परेड क्यों कराएं। दूसरा कि 1939 में अपनी जो कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दिया था इस युद्ध के ऑपोजिशन में। तीसरा, जब गांधी जी और दूसरे लोग इसका कर रहे थे सत्याग्रह, उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट भी किया था, उनके साथ भी ज्यादतियां की थी। तो जब ये कुछ हुआ था तो विक्ट्री डे कैसा है और हम उस वहां पर अपनी सेना क्यों भेजे। तो हो सकता है कोई ग्लोबलाइजेशन या वसुदेव कुटुंबकम, तो एक ये भी मुद्दा चलता है, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे कुछ पूछ सकते हैं, तो हाँ, हिंदू भी इस प्रकार से देखते रहना चाहिए। ठीक, सो हिंदू इज ऑल्सो कवर्ड। अब लास्ट पे आते हैं आईआर डिफेंस रिलेटेड थिंग्स। तो आईआर में क्या चल रहा है मैंने जो बताया, एमसीक्यू पहले निकलते पर्सन इन न्यूज टाइप के, आजकल वो खत्म हुआ और आज क्या होता है कि ये समिट्स और डिप्लोमेसी रिलेटेड थिंग्स, किस प्रकार के सवाल निकलते हैं। 2015 में प्रीलिम में पूछा अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, क्या है ह्यूमन राइट्स, आसान से सॉल्व हो जाता था। आपको 3 रीजनल ग्रुप के नाम दिए गए थे और उसमें भारत कौन सा मेंबर है, किस संस्था का मेंबर है। फिर कोई पार्टी एक ग्रुप का नाम दिया और उसमें कौन कौन से देश हैं या नहीं है। समिट्स और डिक्लेरेशन वहां पर कौन कौन से हुए। एग्जाम्पल देखते हैं 2015 के एमसीक्यू की मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के अंदर इनमें से कौन से देश नहीं है। तो मैंने जो बताया मैप रीडिंग स्किल और वो पढ़ते रहना, हिंदू भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी वो कोई समिट के बारे में लिखेगा उसमें कौन से देश शामिल है वो भी वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप पाएंगे कि ये मेकोंग गंगा के अंदर बांग्लादेश और चीन नहीं है, तो इस हिसाब से आप चलो 1 and 3 आर दैट इज द आंसर कि ये दोनों वहां पर नहीं है। फिर पूछा गया कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू
ब्रिक्स 2015 में ये पूछा गया और इवेंट कब हुआ था? जुलाई 2014 के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एक साल पहले से क्यों पढ़ना चाहिए। अगर छूट गया तो कैसे भी मैगजीन वगैरह करके बड़े बड़े इवेंट्स आप कवर कर लो। और क्या पढ़ना चाहिए? ये क्या हुआ? फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन इक्वल्स ब्रिक्स समिट। अभी जनवरी 2016 में सुषमा स्वराज जी गई मिडल ईस्ट की यात्रा पे और हुआ मनामा डिक्लेरेशन। तो ये कहाँ पर है? मेरे ख्याल से अबू धाबी या बहरीन, एक जगह आप देख लेना मैप में। तो प्रीलिम के लिए एक फैक्टर हो गया कि ये, और भारत और कौन सा अरब लीग या उसके साथ हुआ। अब उसके सेलियंट पॉइंट क्या थे इस डिक्लेरेशन के? ऐसा मुख्य परीक्षा में आपको कहीं पूछे तो आप लिख सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, आतंकवाद का हम विरोध करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। ठीक, अब ये तो कॉमन पॉइंट बन गया। तो कभी भी कुछ भी ना आए तो अब यही यूज कर सकते हैं। भारत जापान में क्या, भारत रशिया में क्या, किसी के आगे पीछे घूमना है तो मेंस के लिए भी काम का, इंटरव्यू के लिए भी ये काम का हो गया। और क्या, ये क्या है? भारत और अरब लीग, तो मतलब इंडिया एंड अ ग्रुप, रीजनल ग्रुप, बायलैटरल ग्रुप। फिर होगा कि भारत और कोई देश अपना नेबर्स है या कोई बड़ा पावर है, जैसे कि भारत और फ्रांस। 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड, और उसका चीफ गेस्ट कौन था? फ्रांस का प्रेसिडेंट है। ठीक, तो अब वो न्यूज में जब भी आएगा तो वो आने से पहले 5 दिन और आने के बाद 5 दिन तब तक हिंदू में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हम कैसे तैयार करेंगे कि वो यहाँ पर आए और मोदी जी ने उनको दाल भात और ढोकला खिलाए, फिर दोनों ने डांस देखा और फिर रॉक गार्डन में घूमने गए। दिस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। अपने लिए क्या काम का है ये चीजें। राफेल जेट खरीदने के लिए एमओयू आगे बढ़ाया गया। फिर भारत का इसरो और उनकी जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है CNES, उनके बीच एक अग्रीमेंट हुआ कि हम क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक जॉइंट सैटेलाइट खोजेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि ये याद करके जाना है कि वो फ्रेंच की स्पेस एजेंसी का नाम CNES, नहीं, इतना ट्रिवियल भी नहीं। आप ऐसा लिख सकते हैं मेंस में, इसरो और उसका फ्रेंच काउंटर पार्ट, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का अग्रीमेंट करेंगे, यस। फिर नेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटरिएट, उसका उद्घाटन किया गया। न्यूक्लियर प्लांट नए बनाएंगे। तो ये सारा क्या हो गया? अपना फॉर्डर पॉइंट हो गया। मुख्य परीक्षा में भारत फ्रांस का कुछ पूछा जाए आप आराम से लिख सकते हो। तो उसी प्रकार हर एक देश के साथ या तो मोदी जी वहां पे जाएंगे या उनके कोई डिग्निटरी यहाँ पे आएंगे, आप फॉलो अप करते रहें। भारत और IMF, तो IMF के अंदर कोटा रिफॉर्म, वोटिंग राइट्स रिफॉर्म लिए गए। तो 2 चीजें आएंगी, एक तो कि ये प्रीलिम में क्या, उसके रिलेटेड इम्प्लीकेशन कि क्या होता है, SDR कैसे काउंट होता है। नॉन UPSC एग्जाम में होता है पर्सन इन न्यूज, तो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? क्रिस्टीन लगार्ड। ठीक, और फिर IMF में कितने मेंबर है? 188 मेंबर है। IMF रिफॉर्म क्या था, पुराने लेक्चर में भी कवर हो गया। फिर इकोनॉमिक सर्वे के साथ वापस देख लेंगे। और बात, मुख्य परीक्षा में GS पेपर 2 वहां पे आएगा, इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन डायस्पोरा। तो वहां पर क्या, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरा एक था मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स। इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज क्यों किया? ताकि एफिशिएंटली काम हो सके, जब रेस्क्यू रिलीफ कोई ऑपरेशन करना हो तो आराम से हो सके। उस रिलेटेड कुछ प्रीलिम में इसमें आपको पूछ सकते हैं। फिर फॉर्डर पॉइंट्स बहुत सारे चलते हैं कि अमेरिका के अंदर जाने के लिए जो वीजा फी देनी पड़ती है वो बढ़ाई गई, या फिर कि उनके ये डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन भारतीयों के खिलाफ ये अच्छा या बुरा बोल रहे हैं, या फिर कि कहीं कनाडा या अमेरिका में गुरुद्वारा में या कहीं शूटिंग हो गई या कोई हेट क्राइम हो गया। इंडिविजुअली ये क्या है, फॉर्डर पॉइंट्स है। डोनाल्ड ट्रंप भारत का क्या सोचता है, ऐसा मुख्य परीक्षा में कोई पूछने वाला नहीं। बट यूएस में भारतीयों का क्या इश्यू है, थोड़ा थोड़ा बना के आप लिख सकते हो। सेम वे लिमिटेड एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, ये इसका सेलिब्रेट किया गया। तो MCQ में क्या निकल सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों करते हैं, उस दिन क्या सिग्निफिकेंट है? तो गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए, फिर कहां पर आयोजित किया गया, उसका थीम क्या था, एंड सो ऑन। अब जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करता है। तो पेपर 3 में एक टॉपिक है बॉर्डर मैनेजमेंट। जनवरी 22, 2016 को मैटर आया। ये जो न्यूज आर्टिकल है हिंदू का, वहां पर प्रीलिम के लिए क्या चीज कि भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर जो है वो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से चलती है। तो ये ज्योग्राफी मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, विदाउट मैप देखे ना कि इनमें से कौन से राज्य के साथ कनेक्ट नहीं करता, एक बात। दूसरा, यहाँ पर ये जो बॉर्डर इलाका है वहां 16 किलोमीटर तक फ्री मूवमेंट इज परमिटेड। आप आगे जाओ पीछे तो कोई अरेस्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग सोशल एंड कल्चरल टाइज अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन आजकल आप पाएंगे आतंकवाद, उग्रवाद, काउंटरफेट करेंसी, नार्कोटिक्स की समस्या बढ़ रही, तो भारत सरकार को लगा कि इसको स्ट्रिक्ट करना है। अब स्ट्रिक्ट ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरी दीवार चीन की वहां पे लगा दी, बट वी हैव टू
रेगुलराइज दिस, तो सरकार क्या सोच रही है कि थोड़ा फेंसिंग करेंगे, चेक पॉइंट बनाएंगे और वहां से लोग जा सकते हैं कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी का आईडी प्रूफ बना के। तो ये अपने लिए मेंस और इंटरव्यू के लिए पॉइंट हो गए। इवन आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के रूप में कुछ पूछा जाए कि ऐसा कोई इलाका है और आपका पोस्टिंग है, आप क्या करोगे, तो ये मुद्दे आप ऐसे कोट कर सकते हो। सो लाइक दैट आपको धीरे धीरे पूरा मैटर बिल्डअप होता जाएगा। आगे हिंदू का मेरे ख्याल से पेज 11 एंड 12 पर्सपेक्टिव आता है, वहां पर ऐसी बहुत चीज कि स्पेलिंग एरर लीड्स यूके मुस्लिम बॉय इनटू ट्रबल। वो जो यूके के अंदर एक स्कूल में बच्चा था, उसने लिखना कि माय हाउस हैज अ टेररिस्ट, उसके बदले उसने टाइप किया कि माय हाउस हैज अ टेररिस्ट, तो फिर उसको पूरा छानबीन वगैरह। तो ये क्या अपने लिए काम का है, नॉट रिक्वायर्ड। नेताली साइड कॉल्स यूएस एंड वो लिटिल जू बॉय, नॉट रिक्वायर्ड। फिर ये कुछ चल रहा है कि आईसिस कंफर्म जिहादी जॉन्स डेथ या वो सेलिब्रेट कुछ कर रहे हैं, कि फिर ये अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहां पर ये तू में हो रही है। ये सारी चीज अपने लिए काम की नहीं है जब तक कि वो भारत के इंटरेस्ट को अफेक्ट करना शुरू ना करे। आईसीस भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, यस, बट डे टू डे कॉमेंट्री नहीं है कि उसका ये मारा गया और इसने ये कर दिया। सेम वे ये इजराइल और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, सो ऑन। तो मतलब मुख्य परीक्षा की तैयारी प्री कम मीन्स अभी से करनी है, बट ओनली इफ इट अफेक्ट्स इंडियन इंटरेस्ट, देश को इंटरेस्ट को या डायस्पोरा के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा हो। तो डिप्लोमेसी में क्या पढ़ोगे, एक तो ये राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस में जो वो कॉलम लिखते हैं, द हिंदू पढ़ना है, फ्रंटलाइन पढ़ना है, IDSA.in ये भी पढ़ना है। लेकिन फिर वो पढ़ के थिंक टैंक नहीं बन जाना है कि ये हम लोग इसराइल के साथ ऐसा करेंगे तो ईरान बुरा मान जाएगा और वो नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में चल के हमको न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ गिरेगा। IDSA वालों के बहुत सारे आर्टिकल इस लाइन पे चलते हैं, अपने लिए उतना भी लंबा चौड़ा काम का नहीं, सिलेक्टिवली पढ़ना है। दूसरी बात, ये तो आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स मजबूत होगा कि भारत और फ्रांस का अभी क्या हालात है। लेकिन कोई बड़ा बिगर पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जाए इंडिविजुअल कंट्री के बारे में या पूरे विश्व के साथ भारत के संबंधों के बारे में इन मेंस और इंटरव्यू, तो पुराने भी अपने को पता होना चाहिए कि आजादी के बाद नेहरू के जमाने में क्या था, इंदिरा गांधी ने क्या किया एंड सो ऑन। तो वो कहाँ से मिलेगा हमारे इग्नू और उसका ये पॉलिटिकल साइंस का मॉड्यूल MPSC 001 इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ पर भी है, डाउनलोड सेक्शन में भी है, वो आप आराम से देख लेना, अच्छा खासा वहां से आपको माल मिलेगा। सो हमने जो बात करी ये कातिल कैसे तैयारी करेगा प्री कम मेंस की, हमेशा आप देखेंगे कि ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, टेक, करंट, डिफेंस, IR, वो सब आप देखोगे। प्रीलिम्स के लिए काम का है, मेंस के लिए काम का है। अगर मेंस में काम का है तो कहाँ, पेपर 1, 2, 3 किधर, इंटरव्यू के लिए है या फॉर्डर पॉइंट है, पिन है या कॉस्ट बेनिफिट उसका घटिया है। और ये सारी चीज टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी पढ़नी है और द हिंदू भी पढ़ना है। और आप कोशिश करें कि ये इकोनॉमी और पॉलिटी वाला तो मैटर पहले आप खत्म कर ले अपना सिलेबस, ताकि न्यूज़पेपर में जो जो डेवलपमेंट हो आप उसे और बेहतरीन तरीके से यू कैन एब्जॉर्ब इट एंड यू कैन मेक गुड नोट्स। तो अपना जो पहला सेशन था प्री कम मेंस तैयारी कैसे करें, दैट इज कंक्लूडेड। एक छोटा ब्रेक लेके 7 डेज ड्यूटी, द हिंदू न्यूज़पेपर एफिशिएंटली कैसे पढ़े कि तुरंत अपना कम समय में उसे हम खत्म कर पाए। तो 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और वापस मिलते हैं, ठीक। અને જેમને મજા ના આવે એ લોકો ગુલ્લી બી મારી શકે છે। આપણે 2 વખત હાજરી નથી લેતા ક્લાસમાં। भी वीडियो भी बार अभी आप जो पढ़ाएंगे वही होगा कि नहीं, वो तो अब अपडेट होगी, वो सारी चीज तो मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। और CRR SLR का क्या इम्प्लीकेशन है अभी वो तो इधर से देख लो, उतना टाइम ज्यादा हम डिवोट कर सकते हैं टू द लेटेस्ट अफेयर्स। तो सर वो मतलब इसलिए तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। હા 2015 કોલ કરવા બેસી 22 સવાલો આવે તો એમાં એવું બી નથી કે એ ના હોય ને આપણે ના એનું ઘણું બધું મેટર તમને પછી એમ લાગે કે વાંચવામાં કોઈ હરકત નથી, પણ એવું નથી કે નહીં વાંચવું.